developed countries can support developing countries transition टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट. डेवलप्ड कंट्रीज कैसे डेवलपिंग कंट्रीज का सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? मेक क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट. जो क्लीन एनर्जी सोर्सेज हैं वो डेवलपिंग नेशंस को लो कॉस्ट पे अवेलेबल कराए जाएं. लोन प्रोवाइड कराए जाएं कि वो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर सकें सो दैट लोग उसे यूज करें. ऑफ कोर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से भी सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी. encouraging them to change their production and consumption pattern. और उनको encourage करें कि वो अपने production और consumption pattern को change करें. Of course अगर कोई developing country नहीं करना चाह रहा है तो वो क्यों करेगा, उसको encourage भी करना पड़ेगा. तो everything is fair in the question, every statement is true. We will go with the D part 1, 2 and 3. Now here we go with the second passage. Passage number 2. Unless the forces and tendency which are responsible for destroying the country's environment are checked in the near future and afforestation of denuded areas is taken up on a massive scale. Afforestation जो है वो अब काफ़ी जगह पे massive scale पे adopt करा जा रहा है. ठीक है, जब तक कि adopt ना करा जाए, unless लिखा हुआ है, unless से ही start करा गया है कि जब तक कि ये सारी चीज़ें ना करी जाए. द हार्शनेस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर विल इंक्रीज. अगर ऐसा ना करा जाए तो क्या होगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस, सॉइल इरोजन जो होता है वो बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज हो जाएगा टू सच एन एक्सटेंट दैट एग्रीकल्चर विच इज अ मेन स्टे ऑफ आवर पीपल विल ग्रेजुअली बिकम इम्पॉसिबल. इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एग्रीकल्चर करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा. The desert countries of the world and our own desert areas in Rajasthan are a grim reminder of the consequences of large scale deforestation. और जो desert areas हैं वो हमें रिमाइंडर की तरह हैं हमारे लिए, ये दिखाने के लिए कि लार्ज स्केल पे अगर डिफॉरेस्टेशन करोगे तो ऐसा हालात हो जाता है जैसा राजस्थान और बाकी एरियाज के डेजर्टिफिकेशन वाले एरियाज में होता है. Pockets of desert like landscape are now appearing in other parts. जहाँ पे डेजर्ट नहीं भी थे वहां पे भी छोटे छोटे डेजर्ट्स बनते जा रहे हैं. कंट्री इंक्लूडिंग सतलुज गंगा प्लेन्स. सतलुज गंगा प्लेन्स वाले एरियाज में भी हमें डेजर्ट के पॉकेट्स देखने को मिल रहे हैं, डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिल रहे हैं. वेयर ओनली अ फ्यू डेकेड्स बैक, जहां पर अभी सिर्फ कुछ ही दशक पहले बहुत सारे ग्रीन लश फॉरेस्ट थे और पेरिनियल स्ट्रीम चलती थी, स्प्रिंग्स होते थे, और अब वहां पर क्या है, ब्राउन अर्थ देखने को मिलती है, बेयर वेजिटेशन देखने को मिलती है, कोई वाटर नहीं है स्ट्रीम्स में, और स्प्रिंग्स भी रेनी सीजन्स के अलावा कभी दिखता नहीं है. ठीक है, स्प्रिंग्स इज व्हाट, वाटरफॉल्स एंड ऑल. ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन. According to the passage given above, deforestation and denudation will ultimately lead to which of the following? डिफॉरेस्टेशन और डिन्यूडेशन से क्या हो सकता है? डिप्लीशन होगा सॉइल रिसोर्सेज का, ऑफ कोर्स होगा. स्टोरेज ऑफ लैंड, शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर कॉमन मैन, ये नहीं होगा क्योंकि खाली एरिया मिल गया, पेड़ पौधे नहीं है तो ऑफ कोर्स इंसानों के रहने की जगह तो बनी सकती है वो. लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन, ऑफ कोर्स ये भी होगा क्योंकि स्ट्रीम्स जो है वो रेनी सीजन्स के अलावा बहने को नहीं मिलेंगी हमें. तो आई एम गेटिंग सी पार्ट 1 and 3 ओनली. ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया अभी तक का. देखो 20 से 10 कैसे आएगा, इनटू हाफ करके. ठीक है, 10 से 10 कैसे जाओगे, इनटू 1 करके. 10 से 15 कैसे जाओगे, 3/2 करके, है ना. 15 से 30 कैसे जाओगे, इनटू 2 करके. 30 से 35 विल बी 5/2. अब x कैसे होगा, इनटू 3 करके. तो 75 इंटू 3 विल गिव यू व्हाट, 225. आंसर विल बी डी पार्ट. क्लियर? Okay, next question, question number 5. It's a very big question. Okay. An identity card has the number, एक identity card है उसके पास ये number लिखा हुआ है, not necessarily in that order, where each letter represents distinct digits. हर letter जो है वो इस ये ही digits
को डिनोट कर रहा है। द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल है। अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर आप सारे सम ऑफ द डिजिट्स करो और उसको 9 से डिवाइड करो, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो इन सबका डिजिट सम करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऑफकोर्स इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो 9 से डिवाइड होगा ही होगा। आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, ओके, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर 6 से डिविजिबल है 1 2 3 4 5 6 7, तो जो यहाँ पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन है ना, राइट से हम ये वाला नंबर डिलीट करेंगे, लास्ट वाला, लास्ट यूनिट डिजिट डिलीट करेंगे, तो जो नया यूनिट डिजिट बनेगा वो हमारा इवन होना चाहिए, क्योंकि वो 6 से डिवाइड हो रहा है। 6 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब इवन होगा, ठीक है। इवन की क्या पॉसिबिलिटी है? 2 4 एंड 8, ओनली 3 नंबर्स आर इवन। तो यहाँ पे या तो 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा, ठीक है। After deleting 2 digits from the right, the resulting number is divisible by 5. अब यहाँ पर आएगी बारी, जब हमने दोनों डिजिट्स हटा दी, लास्ट की 2 डिजिट्स हटा दी, तो वो डिविजिबल हो रहा है 5 से। 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है? यूनिट डिजिट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यहाँ पे 0 है नहीं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो 5 ही आएगा। एक नंबर तो हमें पता चल गया कंफर्म कि 5 यहाँ आ रहा है, ठीक है। After deleting 3 digits from the right, the original number is divisible by 4. अब जो लास्ट के ये तीनों डिजिट्स हटा दो, तो आपके पास यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल होने का मतलब अगेन इवन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी 2 4 या 8 में से कोई भी नंबर हो सकता है। After deleting 4 digits from the original number, the number is divisible by 3. तो मतलब यहाँ पर जो 3 डिजिट्स होंगे वो कुछ ऐसे 3 डिजिट्स होने चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल हों, ठीक है। 3 से डिविजिबल होने का मतलब है कि उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, राइट। अब अगर 5 को भी हम यहाँ से हटा दें तो बचा 1 7 एंड 9, राइट। अगर हम 2 4 8 वैसे ही ले लें तो ओके, और 1 प्लस 7 प्लस 9 करोगे तो वो 17 आता है ना। तो 17 3 से डिवाइड नहीं होता, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये 179 तो नहीं है, इसमें एक नंबर कोई और ऐड होगा जो कि 2 4 8 में से हो सकता है, ठीक है। आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगेन यहाँ पे 2 4 8 आएगा। आई बात समझ? क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो ऑफकोर्स इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 4 8 की जो पोजीशंस हैं वो या तो सेकंड या फोर्थ या फिर सिक्स्थ, इन 3 जगहों में से किसी पे भी 2 4 8 हो सकता है, ओके। नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 7 एंड 9, राइट। अब इसका कॉम्बिनेशन हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू is a possible value for the sum of the middle 3 digits of a number? Middle 3 digits of a number will be, middle 3 digits are these ना, जिसमें से एक हमें 5 तो पता है, राइट। दूसरा 2 4 8 में से कोई भी एक हो सकता है ना, और तीसरा हमें निकालना पड़ेगा। Which of the following is a possible value for the sum of the middle 3 digits number? अगर हम 5 इन सब में से ना 5 माइनस करो तो लेट्स सी कि रिजल्टिंग क्या आता है। ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा आपका 6, ये आएगा आपका 7, ठीक है। अब अगर 3 आ रहा है तो 3 कैसे बन सकता है? 1 + 2 करके, है ना, 1 + 2 करके। तो या तो यहाँ पे 1 हो जाए, जो ये 3 बीच के डिजिट्स हैं, यहाँ पे एक तो 5 हमें पता है, और इस वाले में से 2 4 8 में से कोई एक नंबर होगा, राइट। बीच वाले में यहाँ पे 2 4 8 में से कोई भी एक नंबर होगा। तो अगर 2 की पॉसिबिलिटी है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है ना। 125 हो सकता है मिडिल के 3 डिजिट नंबर, और 8 पॉसिबल है। लेकिन अगर 1 आ रहा है लास्ट में और 2 4 8 हम यहाँ से ले रहे हैं
1 + 7 8, 8 + 2 तो हो नहीं सकता, फिर 4 और 8 में से आएगा। अगर हमने 2 बीच में ले लिया, देखो यहाँ पे हमने 2 ले लिया है बीच में, तो इससे पहले वाले जो 3 डिजिट्स, इससे पहले वाले जो 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, उसमें भी यहाँ पे भी हम 2 4 8 में से कुछ कह रहे हैं। अब 2 क्योंकि इधर आ गया है तो 2 नहीं रह सकता ना, इधर 4 और 8 में से आएगा कुछ, है ना। और ये 3 डिजिट्स जो हैं ये सम होने, डिवाइड करने चाहिए 3 से। तो 1 + 4 5 आ गया, है ना, 5 आ गया। बचा 7 या 9। अगर हम 7 प्लस करेंगे तो 12 आता है, पॉसिबल है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 9 लेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर 741 हो सकता है। तो 8 कैन बी अ पॉसिबल वैल्यू, कैन बी। अगर हम इस पॉसिबिलिटी को लेके चलें तो हमारे पास नंबर क्या बनता जा रहा है, 7, फिर हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 को, बीच में हमने 4 रखा है ना, यहाँ पे रखा हमने 4, फिर 1 2 5 हो गया। 5 के बाद भी 2 बचे हैं डैश, और 2 4, यहाँ पे 8 आएगा और फिर यहाँ 9 आएगा। ओके, तो अब मुझे एक बार इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। क्या 9 को हटा दें अगर हम यहाँ से, तो क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। 7 4 1 2 5 अगर हम 6 से डिवाइड करें तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा। 6 1 6 14, 6 2 12 21, 6 3 18 32, 6 5 30 और फिर 25, तो नहीं आ रहा है, और सॉरी 8 भी आएगा। 6 4 24 एंड देन 18, 6 3 18, ठीक है, डिवाइड हो रहा है भाई। तो ये नंबर तो पॉसिबल है, तो 8 तो पॉसिबल आ रहा है हमारा। बीच के 3 डिजिट्स 8 हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर यही हो गया आंसर। मे बी हो सकता है कोई और डिजिट काटने से कुछ और आ रहा हो। अच्छा 9 पॉसिबल है क्या, एक और पॉसिबिलिटी लेके चलें। यहाँ पे हमें 5 है, यहाँ पे 9 चाहिए, तो मतलब हमें 4 होने चाहिए। यहाँ पे 4 होने का मतलब कि अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो यहाँ पे भी इवन होना चाहिए, है ना, जो कि इवन नहीं, मतलब 2 इवन ही तो होंगे। यहाँ तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है। 4 ले लेंगे तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, 0 हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो 2 रखना पड़ेगा। 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो 9 तो हमारा आउट हो गया है। 11 करने के लिए हमें 5 चाहिए, सॉरी 6 चाहिए, है ना। अगेन 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो मुझे यहाँ पे चाहिए 4, वो नहीं कर सकते हम। 4 के लिए हमें प्लेस दूसरी चाहिए। जो इवन डिजिट्स के प्लेसेस है ना, वो ये हैं, बीच वाले नहीं है। ये वाली साइड में हम इवन नहीं रख सकते, ठीक है, तो इवन रख ही नहीं सकते। तो और 6 में हमें 2 कर लो चाहे 4 कर लो, हमें यहाँ पे 2 इवन नंबर्स चाहिए ही चाहिए होंगे। अगेन सी पार्ट भी निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। 7 हो सकता है, 7 की पॉसिबिलिटी देखो कैसे बनेगी। देखो 5 तो 5 ले लिया, अब हमें बाकी के 2 डिजिट्स का जो सम है वो 7 चाहिए, ठीक है। अगर हमने 2 रख लिया तो यहाँ 5 नहीं रख सकते हम, 5 2 बार यूज हो जाएगा। अगर मैं 4 रखती हूँ तो हमें यहाँ 3 रखना पड़ेगा। क्या 3 है हमारे पास ऑप्शन में? 3 ऑप्शन में है ही नहीं, 3 डिजिट हम ले ही नहीं सकते, ये भी हट गया, ठीक है। और 8 में रख ही नहीं सकती, 8 तो 7 से ही बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नेगेटिव हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, थोड़ा था तो लेंदी बट इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, एलिमिनेशन टेक्निक से हो गया। चलिए, 2 friends X and Y start running and they run together for 50 meters in the same direction and reach a point. X turns right and runs for 60 meters. Y turns left and runs for 40 meters. मतलब X और Y यहाँ से शुरू हुए, 50 मीटर तो उन्होंने साथ में रन करा। फिर X जो था
उसने राइट टर्न ले लिया और वो 60 मीटर चला गया, यहाँ आ गया, और y ने लेफ्ट टर्न लिया और वो 40 मीटर यहाँ चली गई और वो यहाँ पहुँच गई या पहुँच गया, जो भी है। देन x टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स फॉर 50 मीटर। अब x जो है वो लेफ्ट टर्न कर रहा है और 50 मीटर जा रहा है, यहाँ आ गया अब x, ठीक है। while y turns right and turns 50 मीटर एंड देन स्टॉप। अब y जो है वो भी राइट टर्न कर रही है या कर रहा है और 50 मीटर जाके रुक जा रहा है, ठीक है। देन हाउ फार द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ। अरे सो सिंपल, देखो यही तो डिस्टेंस बचा, ये 50 है ये 50 है, इक्वल है, इन दोनों का डिस्टेंस 100। ए पार्ट विल बी द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which is the date of June 2099 among the following is Sunday। जून की कौन सी डेट पे संडे पड़ेगा? देखो भाई, मैंने आपको कैलेंडर का ना लास्ट टाइम भी एक बताया था कि उसमें मंथ कोड होते हैं, उसमें ईयर कोड होता है और उसमें आपको काफ़ी सारे कोड्स होते हैं, राइट। तो उन कोड्स के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है और मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। आई वांट कि अगर आप लोगों को वो आता है तो वो आप मेरे को करके इसका आंसर होमवर्क में कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। आई एम लीविंग इट टू यू। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर 2021 वाले पेपर में करवा रखा है। नहीं आपको समझ आया था तो आप उसको देख लेना एक बार, और अगर आपको कैलेंडर वाले क्वेश्चंस ढंग से समझने हैं तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं एक पूरा टॉपिक की अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। लेकिन आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस। अगर नहीं आता है तो पहले तो वो 2021 वाला पेपर खोल के उसको वहां से समझो कि कैसे करते हैं और फिर करके दिखाना मुझे, ठीक है। मैं 9 यहीं से सॉल्व कर रही हूँ, फिर नीचे चलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द नंबर अमंगस्ट दिस इज स्मॉलेस्ट। देखो अब यहाँ पे पहले तो बेस को हमें सेम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। वी वॉन्ट टू गेट सेम बेस या फिर कुछ ऐसा जो आसपास हो, ठीक है। 2 को मैं 8 के बेस पे ले जा सकती हूँ और 8 को 16 ले जा सकते हैं और 4 को भी 16 ले जा सकते हैं। नहीं, 8 को कैसे 16 लेके जाएंगे यार, 8 8 जाए 64 है ना, एंड 4 की 8 का स्क्वायर अंदर लिया हमने और 6 बाहर चला गया, ठीक है। 2 6 है 12, ठीक है। 12 को मैंने 2 और 6 के उसमें लिख दिया, ये हो गया 64 की पावर 6, ठीक है। अब 4 को देखो, 4 की पावर कितनी होती है, 4 4 4 16 4 64, क्यूब चाहिए मतलब हमें अंदर। अगर 3 में अंदर ले रही हूँ तो हमें बाहर रखना पड़ेगा 6 अगेन, तो ये भी क्या बन रहा है, 64 की पावर 6 बन रही है। अब 2 की कौन सी पावर होगी जो कि 64 लेकर जाएगी हमें, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 पावर 5, बाहर क्या आएगा 8 आएगा, तो दिस विल गिव यू 64 की पावर 8, ओके। अब बचा 3 की पावर 21, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81, right? So 81 will be a little bigger number, right? But let's see. तो हम 27 लेके चलते हैं, 3 की पावर 3 और यहाँ 7 दिया, तो ये हुआ 27 की पावर 7। अब देखो ये 27 की पावर 7 है और ये 64 है ऑलरेडी, ये तो बड़ा है ही, ये तो हमारे उससे भारी हो गया है ना, रेस से बाहर हो गया, तो बड़ा ही है। हमें सिर्फ इससे कंपेयर करना है, ये 64 की पावर 6 है और ये 27 की पावर 7 है, तो ऑफ कोर्स 27 इज मच लेसर देन 64 है ना, तो इसकी पावर 6 होना भी क्या होगा, कम होगा 27 की पावर 7 से, ओके। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 to the power 21, ओके एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पहले सॉल्व करेंगे फिर 10 पे जाएंगे। अ बिल ऑफ 1840 is to be paid in the denominations of 50 rupees, 20 rupees and 10 rupees notes. 50 notes are all used.
लेट्स से कि 50 रुपीज़ के एक्स नोट्स थे, 20 रुपीज़ के वाई नोट्स थे और 10 रुपीज़ के जेड नोट्स थे। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 50 मिलना चाहिए, क्योंकि 50 नोट्स हैं ऑल इन ऑल, ठीक है। और दूसरा, अगर हम 50x प्लस 20y प्लस 10z कर दें तो हमारे पास जो मनी आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1840 आना चाहिए, राइट। अब इस पूरी सिचुएशन को, जो ऊपर वाली इक्वेशन है, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इट एंड देन यू कैन माइनस इट विद द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50x प्लस 20y प्लस 10z माइनस, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x माइनस 10y माइनस 10z विल बी इक्वल टू 500, सॉरी 1, पहले 1840 लिखना है हमें, 1840 माइनस 500, राइट। अब इनमें से दो इक्वेशंस है, ये z और z तो कट जाएंगे, ये बचेगा 40x प्लस 10y विल गिव यू 1340, ओके। नाउ अब ये हमें एक इक्वेशन ये मिल गई है और एक इक्वेशन ये थी अंदर वाली विदाउट मल्टीप्लाइंग इट, और एक इक्वेशन ये है। नाउ लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं इससे, क्या आंसर निकाल सकते हैं इससे। 25 notes of 50 rupees are used and the remaining are in the denominations of 20 and 10. मतलब x की वैल्यू ये कह रहा है 25 होनी चाहिए। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 25 रखें, लेट्स सी क्या आता है, 40 इंटू 25 1000 प्लस 10y इज इक्वल टू 1340। नाउ y की वैल्यू निकालो यहाँ से, ये हो जाएगी 340 बाय 10, y की वैल्यू आ गई 34, ठीक है। अब 34 प्लस 25 करो, कितना बचा, ये हो गया आपका 59, और 59 इज वेरी मच मोर देन 50। हमें तो सिर्फ 50 नोट चाहिए थे, यहाँ सिर्फ x और y प्लस करते ही 50 से ऊपर पहुंच रहा है, तो ऑफ कोर्स ये तो पॉसिबल नहीं है, हमें तो 50 ही नोट चाहिए, राइट। 35 नोट्स ऑफ 20 रुपीज आर यूज नाउ। अब मैं इसको ना इरेज कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा गिचपिच हो जाएगा फिर। फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। नाउ लेट्स ट्राई डूइंग द सेकेंड वन। कलर चेंज करते हैं। देखो अब ये दे रहे हैं y की वैल्यू 35, यहाँ पुट करो, 350 हो गया, 40x प्लस 350 इज इक्वल टू 1340, राइट। x की वैल्यू क्या आएगी, 350, यहाँ से माइनस करो, क्या बचेगा 990 अपॉन में 40। क्या ये कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। x की वैल्यू डेसिमल्स में आएगी, डेसिमल में पॉसिबल हो सकते हैं क्या नंबर ऑफ नोट्स, नहीं हो सकते, काटो ऐसे, खत्म। 20 नोट्स ऑफ ₹10। अब यहाँ पर ये लोग वैल्यू दे रहे हैं z की, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू दे दी z की 20, पुट इट इन द एनी इक्वेशन, क्योंकि हमने यहाँ पर तो z रखा ही नहीं है, तो यहाँ पे रखो, किसी भी इक्वेशन में रख दो। मैं फर्स्ट वाली में रख ली हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है, ठीक है। z की वैल्यू 20 रखी तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, राइट। और ये वाला इक्वेशन लो जो हमने यहाँ पे रखा था, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 300, राइट। अब इसको इससे माइनस कर दो, इस वाली इक्वेशन से क्या बचेगा, 30x इज इक्वल टू 1040। क्या x की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, 1040 डिवाइडेड बाय 30। कटेगा क्या, नहीं कटेगा। और यहाँ से भी x, जो x की वैल्यू है वो डेसिमल में आ जाएगी, नंबर ऑफ नोट्स डेसिमल में पहुंच जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है तो कोई भी इक्वेशन करेक्ट नहीं थी, हमारे अकॉर्डिंग कोई भी तरीके से आंसर नहीं आ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। मैं थोड़ा सा इरेज करूं क्या, चलो लेट्स ट्राई। पहले क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कैसे है। The digits are arranged 1 to 9 तक डिजिट्स हैं,
जो कि 3 रो में अरेंज करी गई है इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन 3 डिजिट्स एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकेंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row. Repetition of digits is not allowed. If only 3 of the 4 digits are allowed to use in the first row, इन 3 नोड में से कोई ऐसी इन 4 डिजिट्स में से कोई 3 डिजिट्स हमें फर्स्ट रो के लिए यूज करनी है, तो कितने हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? देखो पहले मैं करती हूँ 2 3 7 लेके चलते हैं। इसका डबल करोगे तो 14 1 6 और 1 7, यहाँ 7 आ गया, 7 और 7 रिपीट हो गए, नहीं हो सकता पॉसिबल। इसका दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं 273 लेके चलें, इंटू 2 डबल करो 6 14 1 4 और 1 5। अभी तक तो कोई डिजिट रिपीट नहीं हुआ है। अब इसका ट्रिपल करके देखो 3 3 9 3 7 21 2 3 2 6 और 2 8। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गया, एक तो मिल गया हमें, ठीक है। लेट्स डू इट विद अनदर कॉम्बिनेशन। 3 को पहले ले लें, 372 4 और इसका 14 होता है, 4 हो जाएगा, नहीं है, नॉट पॉसिबल, हटाइए। लेट्स टेक 3 2 7, फिर भी नहीं होगा। अगर आप इसका डबल करोगे ना तो 14 आएगा, नहीं हो सकता है। 2 2 4 और 1 5 और 3 2 6, यहाँ 6 आ गया। और उसके बाद इसका ट्रिपल करो 21 2 6 और 2 8 3 3 9, पॉसिबल, ठीक है। 2 कॉम्बिनेशन मिल गए हैं हमें, और हमने सारे अभी 7 को सबसे आगे नहीं रखा है। Now let's try taking 7 in the first position. 7 32 डबल करो 4 6 14, बहुत बड़ा नंबर हो गया डबल करने से। तो 7 को तो सबसे पहले नहीं रख सकते हम, हमें तो 3 डिजिट नंबर चाहिए, 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबसे आगे या तो 3 हो सकता है या 2 हो सकता है। 7 और 9 में से कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका डबल जो है वो बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। ओके, लेट्स ट्राई डूइंग इट विद द 9। तो 293 को करके देखें डबल, तो इसको डबल करो 6 18 1 5। ओके, अभी तक तो कुछ रिपीट नहीं हुआ। अब इसका ट्रिपल करेंगे तो 9 आ जाएगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल है ना, क्योंकि 9 ऑलरेडी यूज हो चुका है, नंबर में ही है हमारे, तो है ना। ओके, 239 लेके चलें, डबल करो 18 1 6 1 7 एंड 2 2 4। ओके, ट्रिपल करो 27 आ गया ना, 7 एंड 7, नहीं पॉसिबल नहीं है भाई, हटाओ ऐसे भी। 2 और 3 से शुरू हो सकता है, 3 से शुरू करें, 329 करके देखा था क्या ये हमने। ओके, डबल करो 18 1 4 1 5 3 2 6। ओके, ट्रिपल करके देखो 27 2 6 एंड 2 8 8 आ गया, नहीं हो सकता पॉसिबल। तो आई एम गेटिंग ओनली 2 पॉसिबिलिटीज हियर। और तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ पॉसिबल होगा, क्योंकि 3 के बाद अगर मैं 9 ले लूंगी ना तो इसका ट्रिपल जो है वो 3 डिजिट से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वी कांट टेक दैट। 9 तो बीच में नहीं रख सकते हम, 2 को ही रखना पड़ेगा, और उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं हमारा। तो आई एम गेटिंग ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। इफ़ यू गाइज गेट एनी मोर पॉसिबिलिटी तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलो, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब पैसेज आएगा ऑफ कोर्स। नाउ दिस इज अगैन, ये थोड़ा छोटा पैसेज है और इसके नेक्स्ट वाला काफ़ी बड़ा पैसेज है, तो बैलेंस आउट कर दिया दोनों ने। चलो, इस पैसेज को पढ़ो, देन वी विल ट्राई डूइंग द क्वेश्चन। In simple matters like shoemaking, we think only a specially trained person will serve our purpose.
But in politics, we presume that everyone who knows how to get votes knows how to administer a state. When we are ill, we call for a trained physician whose degree is a guarantee of specific preparation and technical competence. We do not ask for the handsomeness physician or the most eloquent one. Well then, when the whole state is ill, should we not look for the service and guidance of the wisest and the best? देखो, ये मेरे ख्याल से ये पैसेज मैंने आपको ना प्रैक्टिस सेशन में करवा रखा है एक बार कि हम जब कुछ भी काम करवाते हैं तो हम स्पेशली ट्रेन्ड और स्किल्ड पर्सन को देखते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में हम ये सब चीज़ें देखना ही बंद कर देते हैं. हम सिर्फ ये देखते हैं कि बंदे को वोट मांगना आता है तो वो सरकार भी चला लेगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? नाउ लेट्स ट्राई डूइंग द क्वेश्चन. We assume that in democracy any politician is qualified to be an administrator. ये तो हम assume करते ही हैं. Let's reflect. Politicians should be selected from those trained in administration. We need to devise a method of bearing. ये देखो, ये ना solution बता रहे हैं ये दोनों options जो कि passage में दिया हुआ ही नहीं है. हमें बताना है best reflect the message of the author. As voters select their administrators, the eligibility of politicians to administer, ये तो कैन नॉट बी क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नकार दीजिए इसे. तो मैसेज जो है वो ये कहता है कि हम डेमोक्रेसी के अंदर ये अज्यूम करके बैठ जाते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन है वो क्वालिफाइड है स्टेट चलाने के लिए. अगर वो पॉलिटिशियन है तो वो स्टेट भी चला लेगा. ये मैसेज सबसे बड़ा हमें पैसेज के अंदर मिल रहा है. दिस इज द सॉल्यूशंस कि ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. ओके, नेक्स्ट पैसेज. द पॉवर्टी लाइन इज क्वाइट अनसेटिस्फैक्टरी व्हेन इट कम्स टू ग्रास्पिंग द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. इट इज नॉट ओनली बिकॉज इट of its extremely narrow definition of who is poor and the debatable methodology used to count the poor, but also because of a more fundamental assumption underlying it. It inclusively relies on the notion of poverty as insufficient income or insufficient purchasing power. One can better categorize it by calling it income poverty. If poverty is ultimately about deprivation affecting human well-being, then income poverty is only one aspect of it. Poverty of a life, in our view, lies not merely in an impoverished state in which the person actually lives, but also in the lack of real opportunity given by the societal constraint as well as personal circumstances to choose other type of living. Even the relevance of low income, meager possessions and other aspects of what are standardly seen as economic poverty relate ultimately to their role in curtailing capabilities. That is, their role is severely restricting the choices people have to lead वेरिएबल एंड वैल्यूड लाइफ्स. पॉवर्टी की बात करी जा रही है कि पॉवर्टी को मेजर किस तरीके से करा जाता है, उसकी मेथोडोलॉजी जो है वो डिबेटेबल है. ठीक है. देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट द पॉवर्टी लाइन. देयर आर वाइड डाइवर्सिटीज इन कंडीशन ऑफ रूरल. ये रूरल और अर्बन की बात ही नहीं हुई है. देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी. इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज माइगर इनकम और बाइंग कैपेसिटी. ये हमारा मेजर मेथोडोलॉजी है, अडॉप्टेड है. कोई नॉन यूनिफॉर्म इसके बारे में कुछ बात नहीं हुई है, कंफ्यूजन भी नहीं है. इट इज़ बेस्ड ऑन कि लोग कितना कमा रहे हैं और कितनी उनकी कमाने की कैपेसिटी है. बट लोग उनकी सिचुएशन नहीं देखते कि क्या वो उस कंडीशंस में है. क्या पता उन लोगों को कंस्ट्रेंट करा जा रहा हो, कमा ही ना पा रहे हो, कमाना चाहते भी हो तो भी. Okay, why is income poverty only one measure of counting the poor? सिर्फ इनकम पॉवर्टी को क्यों लेते हैं हम? जब गरीबी की बात आती है तो सिर्फ पैसों के ऊपर क्यों होती है? It talks only one kind of deprivation, ignoring all others. इनकम पॉवर्टी जो है वो सिर्फ वन मेजर है पुअर को काउंट करने का, सिर्फ एक तरीका है गरीबी को दिखाने का, क्योंकि वो सिर्फ एक ही काइंड ऑफ डेप्रीवेशन की बात करता है और टाइप की डेप्रीवेशन की बात नहीं करता. अदर डेप्रीवेशन इन एन ह्यूमन बीइंग हैव नथिंग टू डू, तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी. इनकम पॉवर्टी इज नॉट अ परमानेंट चेंज, नहीं. रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइसेस, नहीं.
ओनली दिस इज वन काइंड ऑफ अ थिंग कि इनकम पॉवर्टी जो है वो सिर्फ एक टाइप की डेप्रीवेशन की बात करता है और बाकी टाइप की डेप्रीवेशन की बात नहीं करता। हो सकता है कोई पैसे कमा रहा हो लेकिन वो खर्च नहीं कर रहा, उसकी इनकम है लेकिन वो खुश है, जितना कमा रहा है उतने में वो खा पी रहा है, चल रहा है उसका काम, उसको नहीं चाहिए टीवी, नहीं चाहिए एसी, है ना। दे ऑल्सो वॉन्ट टू लिव देयर ओन लाइफ ना। वॉट डज द ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ? पॉवर्टी ऑफ लाइफ का क्या मतलब हुआ? ऑल डेप्रीवेशन इन अ ह्यूमन लाइफ विच स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटीज। इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से बात हुई है पैसेज में, तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। रूरल और अर्बन की कोई बात नहीं हुई है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टांसेस, मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल डेप्रीवेशन ऑफ अ ह्यूमन लाइफ विच रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन। परमानेंटली नहीं कह सकते हम इस चीज़ को, परमानेंटली होने से ना ये ऑप्शन गलत हो गई, ऐसे ठीक थी, ठीक है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करी गई है, तो ए इज द मेन ऑप्शन। चलिए 15th क्वेश्चन नंबर फटाफट से सॉल्व करेंगे। एक्स एंड वाई रन अ 3 किलोमीटर रेस अलोंग अ सर्कुलर कोर्स ऑफ अ लेंथ 300 मीटर। एक्स और वाई जो है वो सर्कुलर पाथ पे रन कर रहे हैं जो कि 300 मीटर की लेंथ रखता है। देयर जो उनकी स्पीड है वो रेशियो में है 3:2। इफ दे स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर? कितनी बार वो उसे क्रॉस कर लेगा? अरे एक ही बार तो क्रॉस कर पाएगा। इफ दे स्टार्ट टुगेदर सेम इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो आगे निकल गया, वो तो पहले पहुंच जाएगा। क्या उसको दोबारा सर्कुलर राउंड में जाना है जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेता दूसरा वाला? इज दैट सो? अच्छा 3 किलोमीटर की रेस है ना, सॉरी 3 किलोमीटर की रेस है। 300 मीटर का एक वो राउंड है। एक राउंड अगर 300 मीटर का है तो कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? 10 राउंड लगेंगे, है ना। अगर 10 राउंड्स लग रहे हैं तो उसमें हम जो आगे चल रहा है वो उसे कितनी बार क्रॉस कर पाएगा? अगर मान लो उसकी 3x और उसकी 2 है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेट जो स्पीड हो जाएगी वो नेट स्पीड हो जाएगी माइनस, दैट विल बी 1x, ठीक है। मीटर पर सेकेंड ले लो आप। तो वो 1x मीटर पर सेकेंड से उसको पीछे छोड़ता चला जाएगा। मतलब हर सेकंड में वो उसे 1 मीटर पीछे छोड़ रहा है, हर सेकंड में 1 मीटर पीछे छोड़ रहा है, हर सेकंड में 1 मीटर पीछे छोड़ रहा है। तो अगर जो x है वो 3 और 2 ही ले लो, 3 मीटर पर सेकेंड और वो 2 मीटर पर सेकेंड, उसे हम ले ही नहीं रहे होंगे, ठीक है। बताइए, तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, एक 3 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है, दूसरा आपका जा रहा है आई एम गोइंग टू स्किप दिस वन फॉर राइट नाउ। आई मेक श्योर कि जब मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी ना तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा के फिर आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आई एम स्किपिंग इट फॉर राइट नाउ, आई एम नॉट गेटिंग इट। फालतू में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा मुझे, आई नो, बट अभी क्लिक नहीं हो रहा है माइंड में। चलो, इन ऑर्डर टू इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिवर्स्ड and each letter represents the letter whose position it occupies, then which of the following represents Lucknow? पहले तो उनको क्या करना है, इन द इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिवर्स्ड,
मतलब इनका रिवर्स बताना है ना, इसका उल्टा बताना है। तो एल का ऑपोजिट ओ होता है, यू का ऑपोजिट एफ होता है, सी का ऑपोजिट एक्स होता है, के का ऑपोजिट क्या होता है, के का ऑपोजिट पी होता है, एम का ऑपोजिट, एन का ऑपोजिट एम होता है, ओ का ऑपोजिट एल होता है, एंड डब्ल्यू का ऑपोजिट ई होता है। ये बता दो कहाँ लिखा हुआ है। ये सी पार्ट विल बी द फाइनल आंसर। 16th को आंसर आ गया है। चलो 17th पे चलते हैं फटाफट से। In a tournament of chess having 150 entrants, the player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match results in a tie or draw. How many matches are played in the entire tournament? ठीक है, ओके। एक चेस का टूर्नामेंट है जिसके अंदर 150 एंट्रेंट्स हैं। 150 में से 75 और 75 इन दोनों के आपस में मैचेस हो जाएंगे, दो दो जनों के आपस में मैच हो जाएंगे, 75 मैचेस होंगे। हर मैच में से कोई ना कोई बंदा जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। तो इन 75 मैचेस 75 मैच होंगे टोटल सबसे पहले राउंड में, और उस 75 मैच में 75 लोग जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, हारेंगे, है ना। उसके बाद इन 75 मैचेस में से इनको आधा करो, इसको 74 ले लेते हैं, ठीक है। तो 37 मैचेस और होंगे, एक बंदा फिर बच जाएगा एक्स्ट्रा में जिसका कोई मैच नहीं हुआ है अभी और वो जीता हुआ है, ठीक है। तो वो 37 मैचेस होंगे, और 37 मैचेस होने के बाद 37 लोग और एलिमिनेट भी हो जाएंगे, हर मैच में एक जना हारेगा भी, ठीक है। अभी एक बंदा बचा है हमारे पास एक्स्ट्रा, फिर इसके आधे करो, 36 का हाफ करो, 18 हो गया। 18 मैच और हुए और एक बंदा और बच गया यहाँ पे, इन दोनों का आपस में मैच करा दो, ठीक है। ये 18 मैच हुए, 18 लोग और आउट हो गए, और इन दोनों का एक मैच और हुआ, ठीक है। अब ये दोनों भी काउंटिंग में आ गए। अब लोग कितने हैं टोटल? 19 लोग हैं अब, ठीक है। 19 में से 9 मैच होंगे, एक एक्स्ट्रा बंदा बच गया अभी भी, ठीक है, एक एक्स्ट्रा अलग से बचा हुआ है। 9 मैच होंगे, 9 के बाद 9 आउट हो गए, अब सिर्फ 9 बंदे 10 बंदे बचे हैं, एक ही एक्स्ट्रा वाला बचा है, और 9 मैच जो हुए उसके बाद जो बचे थे। अब 10 बंदों में आपस में मैच होगा, 5 मैच हो जाएंगे, ठीक है। अब बचे 5 लोग, 5 लोग में से 4 जनों का आपस में मैच हो जाएगा, 2 मैच होंगे, है ना। 4 जनों के 2 मैचेस होंगे और एक जना एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब ये 2 बंदे बचे, 3 बंदे बचे हैं अब टोटल, फिर एक मैच होगा, फिर एक मैच होगा, ठीक है। तो 75, अब इन सबको प्लस कर दो, 75, 37, 18, 9 + 1 10 लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, 5 + 2 7 8 9 ऐड कर दो, 12 + 8 20 29, 2 10 और 10 और 2 12, 12 और 2 14, 149 आ रहा आंसर, ठीक है। Okay, 18th question. How many 3-digit natural numbers without repetition are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? 5 से डिविजिबल है और लास्ट में ऑड है, तो ऑफ कोर्स 2 हैं और लास्ट में 5 होना ही होना चाहिए, तभी 5 से डिविजिबल होगा और ऑड भी होगा, ठीक है। अब हमारे पास 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? 5 हट गया, विदाउट रेपिटेशन चाहिए, और हमें 0 भी नहीं चाहिए, तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज बनी? अगेन 8 बनी, क्योंकि अब 0 बीच में आ सकता है ना। हाउ मेनी 3-digit नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट ईच ऑफ डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 आल्सो, ठीक है। तो 8 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं, 8 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं, टोटल 16 पॉसिबिलिटीज आपके पास सामने आ जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन?
चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कह रहा है x जो है वो इंटीजर है। अगर x इंटीजर है तो x बाय 3 इंटीजर नहीं हो सकता। कौन कहता है इंटीजर नहीं हो सकता भाई? अगर आप 6 ले लो और 6 को 3 से डिवाइड करो, 2 इज एन इंटीजर। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। और अगर x इंटीजर है तो 3x भी इंटीजर होगा, ऑफ कोर्स ये तो ट्रू है। अगर इंटीजर है उसको 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मल्टीपल ही रहेगा, इंटीजर ही रहेगा, डेसिमल्स में तो नहीं जा सकता है, राइट? तो अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिससे क्वेश्चन हम बता सकते हैं, टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, आई हैव रेड इट अ लिटिल बिट रॉन्ग। क्वेश्चन इज सेइंग क्या x इंटीजर है। अगर हम कह रहे हैं कि x बाय 3 इंटीजर नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि x इंटीजर होगा? अगर x बाय 3 इंटीजर नहीं है तो मतलब x जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। वो 4 हो सकता है, वो 7 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो कि 3 का मल्टीपल ना हो, ठीक है? बट दे आर स्टिल इंटीजर्स, राइट? तो इससे तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। और ये कह रहा है कि 3x इंटीजर है। तो अगर x बाय 3 इंटीजर नहीं है और 3x इंटीजर है तो x तो इंटीजर ही होगा। और सिर्फ इससे भी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप x को इंटीजर के अलावा कोई और भी फ्रैक्शन में नंबर दे दो, अगर मैंने x की वैल्यू रखी 4/3 तो 3x क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4/3 जो कि 4 आता है और जो कि इंटीजर है। तो जरूरी नहीं है कि x इंटीजर हो। दोनों की कंडीशंस पता चल गई। और अगर हम दोनों को इकट्ठा यूज करें कि हम कह रहे हैं कि भाई जैसे मैंने x को 4/3 लिया तो x बाय 3 क्या होगा? 4/9 हो जाएगा, जो कि इंटीजर नहीं है और x भी इंटीजर नहीं है। तो दोनों से बोथ जो है वो सफिशिएंट, बोथ इक्वेशंस आर नॉट, स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हम किसी भी चीज से। The increase in the price of a certain item was 25%। पहले हमने 25% इंक्रीमेंट करा किसी चीज का, तो कोई आइटम जो थी वो 100 रुपए से कितनी हो गई? 125 हो गई, ठीक है? देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 20%। 20% का मतलब 1/5। 125 का 5 करो, 25 ही आता है। 25 माइनस कर दो, कितना बचा? 100 ही आ गया। एंड अगेन डिक्रीज बाय 10%, फिर 10% डिक्रीज कर दिया, 90 कर दिया। रिजल्टेंट विल, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस? ओके, सबसे पहले हमने इंक्रीज करा प्राइस को 25%, तो 100 से 125 हो गया, और फिर 20% डिक्रीज कर दिया तो वापस से 100 हो गया। एंड देन अगेन इंक्रीज आएगा, 110 हो जाएगा, तो 10% इंक्रीज हुआ है टोटल। चलिए, ओके, नाउ लेट्स डू फटाफट से लास्ट 10 क्वेश्चंस। पैसेज रीड करते हैं फटाफट से। इन सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेपल्स सच एज राइस एंड व्हीट हैज रीच्ड अ प्लेटो। Neither new strains nor fancy agrochemicals are raising the yield, nor is there much unfarmed land left that is suitable to be brought under the plow. If global temperature continues to rise, some places will become unsustainable for farming. Application of technology can help overcome these problems. Agriculture technology is changing fast. Much of this change is brought about by affluent farmers in the West Americas. Techniques developed in the West are being adapted in some places to make tropical crops more productive. Technology is of little use if it is not adapted. In the developing world, that applies as much to existing farming techniques as it does to the latest advances in genetic modification. Extending to the smallholders and subsistence farmers in Africa and Asia, the best of today's agriculture practices in such simple matters as how much fertilizers to apply and when would lead to a greatly increased availability of food for humanity.
So would things like better roads, storage facility to allow for the carriages for the surplus of farm markets and reduce wastage. ओके, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि कैसे एडवांसमेंट हो रहा है फार्मिंग सेक्टर में. ओके, क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं हम इससे. डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलपमेंट, कन्फाइंड नहीं है, डेवलपिंग नेशंस में भी आ रही है. इज नॉट बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करा जा रहा है, ऐसा भी नहीं है. अडॉप्ट कर रहे हैं लोग, बट दे आर नॉट यूजिंग इट दैट करेक्टली. तो नीदर नॉर. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज क्या अजम्पशन बन सकते हैं. पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स. ऑफ कोर्स उनको लाने पड़ेंगे. डेवलप्ड कंट्रीज हैव अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड. ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ओनली वन विल बी द राइट आंसर. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज क्या अजम्पशन कर सकते हैं. ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी अ चैलेंज. ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं. कॉर्पोरेट फार्मिंग इज अ वायबल ऑप्शन फॉर द फूड सिक्योरिटी. कॉर्पोरेट फार्मिंग की तो बात ही नहीं करी कहीं, इसकी कोई बात नहीं करी गई. ऑफ कोर्स चैलेंज होगा, लेकिन उसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं. तो ए ओनली वन पार्ट. चलिए फटाफट से अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. द लेटर्स, ये ए बी सी डी ई ऐसे अरेंज करे हुए हैं सच दैट एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर बिटवीन ए एंड डी. तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, ए मैंने यहाँ लिया और 2 बीच में छोड़ के ई और एक यहाँ ले लिया. ठीक है, तो इन 2 जगह, इन 3 जगह पे 3 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज हैं. राइट. अब ये जो ब्लैंक है, ये यहाँ की बजाय यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ आ सकता है ना. तो ये पॉसिबिलिटी डबल हो जाएंगी. राइट. और ए और ई को भी हम स्वैप कर सकते हैं. ई की जगह ए लिख दिया, ए की जगह ई लिख दिया. ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 अगेन. तो 2 2 4 2 8, 8 3 24, 24 विल बी द फाइनल आंसर. चलिए कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्या z x का भाई है. x इज द ब्रदर ऑफ y. x जो है वो y का तो भाई है, एंड y इज द ब्रदर ऑफ z, और y जो है वो z का भाई है. तो क्या z भाई है. z का तो हमें जेंडर ही नहीं पता, हम कह नहीं सकते. और ये कह रहे हैं x y z जो है वो सिबलिंग्स हैं. इसमें भी z का हमें जेंडर नहीं पता है. भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है. दोनों ही सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए, आर नॉट सफिशिएंट. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26. ऑन वन साइड ऑफ ए 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 plants are planted at equal distance from each other. What is the total distance between 5 consecutive plants? 1.01 किलोमीटर्स का मतलब हो गया 1010 मीटर्स. राइट. हो गया कि नहीं. अब हमने बोला है कि उस पे हमने 101 प्लांट्स लगाए हैं. 101 प्लांट्स लगाए हैं, तो एक प्लांट दूसरे प्लांट के बीच में 10 मीटर्स का डिस्टेंस होगा, है ना. अब ये ना थोड़ा सा ट्रिकी है, ये ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन. अगर आप ध्यान दोगे कि ये 5 कॉन्सिक्यूटिव पूछे हैं, 50 मीटर होगा, कर दो ऑप्शन टिक. नहीं होगा 50, क्योंकि एक ट्री यहाँ आया, 10 दूसरा ट्री 10 मीटर्स, तीसरा ट्री 10 मीटर्स, चौथा ट्री 10 मीटर्स, पांचवा ट्री. 5 ट्री हो गए. कितने डिस्टेंस आए. 1 2 3 4 40 मीटर्स. एनी प्रॉब्लम हियर एनीबॉडी. ओके ग्रेट. Next question, question number 27. A, B, C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B. A से B तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं. Okay. 4 different roads from B to C. और C तक जाने के लिए हमारे पास 4 different रास्ते हैं. तो in how many different ways can one travel from A to C? A to C जाने के लिए कितने रास्ते हो गए. अगर मैंने सबसे पहले लिया सबसे ऊपर वाला रास्ता, एक ये वाला रास्ता लिया, तो मेरे पास एक रास्ता ये यहाँ A से B जाने का हुआ, और उसके बाद कितनी पॉसिबिलिटी है. 4 पॉसिबिलिटी है.
फिर मैंने ये रास्ता लिया तो अगेन फिर 4 पॉसिबिलिटी हो गई, ये रास्ता लिया तो फिर अगेन 4 पॉसिबिलिटीज हो गई, है ना। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, 13 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके या 13 से भी ज़्यादा हो सकती है, क्या हो सकता है। सो मेरे हिसाब से 13 होगा आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. A has some coins. He gives half of the coins to half and 2 more to B. A के बाद A के पास लेट्स से कि X coins हैं, तो उसने B को कितने दे दिए, X by 2 plus 2 B को दे दिए। B gives half of the coins and 2 more to C. अब B के पास अगर Y थे तो उसने Y by 2 plus 2 जो है वो C को दे दिए। C gives half coins and 2 more to D. C के पास Z अगर थे तो उसने Z by 2 plus 2 D को दे दिए। The number of coins D has now is the smallest 2-digit number. Smallest 2-digit number क्या होता है, 10 होता है, तो ये D के पास है, ठीक है। तो Z by 2 is equal to 8 and Z is giving you 16. अब यहाँ पे रखो 16 की वैल्यू, Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 2 28, 28 आ गई वैल्यू Y की। X की वैल्यू रखो यहाँ पे 26 इंटू 2 52, X की वैल्यू 52 आ गई। तो A के पास कितने थे कॉइन्स, 52 कॉइन्स थे। अब नेक्स्ट ये सीरीज गिवन है 29th क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में A 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर B, फिर A B C। अगर मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूं, ओके A, पहले A लिया, फिर A B लिया, फिर A B C लिया, फिर A B C D लिया, फिर A B C D E लिया, ऐसे लिया, ठीक है। तो पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 100th प्लेस पे क्या आएगा पहले तो ये देखना है। तो वी आर गेटिंग अ सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n plus 1 by 2। ये हमें 100 चाहिए या 100 से थोड़ा बड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो n plus 1 का जो होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन वो 200 होना चाहिए, या 200 से कुछ अलग भी हो सकता है। n will be what, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, टेन इंटू 10 इज 100। 11 किसका स्क्वायर होता है, नहीं स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, सॉरी, हमें चाहिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ऐसे कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 200 से थोड़ा बड़ा है। वी वांट अ लिटिल बिगर या स्मॉलर भी चलेगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, है ना। और 14 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 से बड़ा हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारी 14 आनी चाहिए यहाँ से, जो कि 200 से थोड़ी बड़ी आएगी, ठीक है। 200 से थोड़ा बड़ा आने का मतलब ये हुआ कि ये जो 100th प्लेस है वो तब आएगा जब हम 14 अल्फाबेट्स को ले रहे होंगे, है ना। 14th अल्फाबेट्स को ले रहे होंगे। पहले तो 13 इंटू 12 करें, 26 2 3 12 1 12 एंड 2 is 14, 146। Okay, we are getting n as 15, sorry। तो हमें 14 से मल्टीप्लाई करना है। 14
गॉड 14 थ्रीज़ is 52, 5 14 1 5 192, तो बचे 8 नंबर। 8 नंबर ये बचे हैं, और उसके मतलब जो 8th नंबर होगा 15 वाले में 8th नंबर जो होगा वो हमारा 100th प्लेस पे आएगा। और 8th पोजीशन किसकी होती है? H की होती है, तो H विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, लिख के नहीं देखोगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। 3 people are standing in a queue, not necessarily in the same order. There are 4 person between A and B. A और B के बीच में 4 लोग हैं, and 7 person between B and C. और 7 लोग हैं B और C के बीच में। If there are 11 person ahead of C and 13 behind A. अच्छा, C के आगे 11 लोग हैं, 11 कैसे हो सकते हैं यार? And 13 behind A, what could be the minimum number of person in a queue? देखो, A और इसके बीच में 4 लोग हो गए, ठीक है, 4 और ये 5, फिर 2 लोग और हुए, और फिर यहाँ C आ गया, तो B और C के बीच में कितने? 7 जने हो गए, है ना। अब ये कह रहे हैं if there are 11 person ahead of C, C से आगे 11 लोग हैं, और A के पीछे 13 लोग हैं। A के पीछे 13 मतलब 5 तो यही हो गए, तो बचे कितने? 8 और हो गए। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, मुझे यही कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा है जिसके आगे पीछे हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे रखेंगे A B C को, तो C के आगे 11 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी दिख रहे हैं मुझे इस कॉम्बिनेशन में, तो हम इस कॉम्बिनेशन को नहीं कंसिडर कर सकते, ये वाला कॉम्बिनेशन कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे काउंट करो, 11 + 2 13, 13 + 4 17, 17 + 8 is 25, 25 + 3 is 28, 28 मिनिमम लोग होंगे। That it will be all for today's class. I will take next class in the next question in the next class. I'll see you there. बाकी के 30 questions next class में करेंगे। I'll try कि मैं सारे complete करवा दूँ, पूरे 80 हो जाए, देखते हैं कितना हो पाता है। अगर पसंद आ रही हो क्लास तो लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। ओके एवरीवन, I'll see you in the next class.